हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बारे में। ये हमने पढ़ लिया था कि इकोलॉजी क्या है। ठीक, समझ गए ना आप इकोलॉजी क्या होता है। बाय डेफिनेशन अगर आपसे इकोलॉजी पूछा जाता है तो आप बोल देंगे कि इकोलॉजी जो है वो है इन्वायरमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन। ठीक, और अब इकोलॉजी में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो भी हमने पढ़ा है। हमने डिफरेंट बायोम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, कोनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स के बारे में हमने जाना। आपको पता चला कि डेजर्ट क्यों डेजर्ट्स हैं, ग्रासलैंड क्यों ग्रासलैंड है, सवाना क्या है, ताइगा किसे कहते हैं। ठीक है, फिर क्या क्या इन बायोम्स में वेरिएशंस हो सकती हैं, रीजनल और लोकल वेरिएशन कौन कौन सी होंगी, कैसा कैसा हैबिटेट हमें इस अर्थ पे देखने को मिलता है। उसके साथ ही हमने ये भी जाना कि कौन सी वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी हैबिटेट में वेरिएशंस ला सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी जगह पे क्या किस तरह का वेजिटेशन रहेगा, किस तरह के एनिमल्स वहाँ रहेंगे वो डिसाइड करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में, फिर हमने पढ़ा लाइट के बारे में, ठीक है, वाटर के बारे में पढ़ा पहले हमने, फिर हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि किस तरह से लाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर हमने सॉइल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, फाइनली हमें ये समझ आया कि जो भी ये पूरी कंडीशंस रहती हैं किसी जगह पे, समहाउ दे डिसाइड कि उस जगह पे वेजिटेशन जो है वो कैसा रहेगा, और वेजिटेशन डिसाइड करती है कि उस जगह पे एनिमल्स कैसे रहेंगे। साथ ही में हमने जाना था कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी कितना वहाँ पे सेडिमेंटेशन है, किस तरह के सेडिमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही बताएंगे कि कौन से बेंथिक एनिमल्स वहाँ पे रह सकेंगे। बेंथिक का मतलब जो पूरे पानी के सतह पे बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द वाटर जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, पनपते हैं, सर्वाइव करते हैं, उन्हीं को हम बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारे जितने भी हमने ये एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े, जैसे कि टेम्परेचर पढ़ा, लाइट पढ़ा, सॉइल के बारे में जाना, वाटर के बारे में जाना, इन सारे एबायोटिक फैक्टर्स के लिए किस तरह से लिविंग रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। यूरी हेलाइन, स्टेनो हेलाइन, यूरी थर्मल, स्टेनो थर्मल, ये ऑर्गेनिजम्स के नाम आपने पढ़े थे और जाना था कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट को, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, उसको हम यूरी थर्मल कहते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकता है तो हम उसको यूरी हेलाइन कहते हैं। उसी तरह से अगर कम रेंज में टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है तो यूरी थर्मल कहेंगे, और कम रेंज में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर रहा है तो हम उसको यूरी स्टेनो हेलाइन कहेंगे। ओके, स्टेनो फॉर नैरो रेंज, यूरी फॉर वाइड रेंज। और ऑब्वियसली जो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा होगा एज कंपेयर टू स्टेनोथर्मल और स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनका जो टॉलरेंस का रेंज है वो कम है। ठीक है, चलिए अब हमने सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन किस तरह से लिविंग इनके लिए रिस्पॉन्स करेंगे ये हमारा जानना ज़रूरी है, और अभी हम इसको शुरू करेंगे। देखिए, having realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, we now ask, how do the organism living in such habitats cope or manage with stressful conditions? ठीक है, हमें ये समझ आ चुका है, ठीक है, कि जो एबायोटिक कंडीशंस होती हैं बहुत सारे हैबिटेट्स की, वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बदलती रहती हैं, है ना। एबायोटिक कभी पानी कम है तो पानी वहाँ पे और कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, धूप ज़्यादा हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो किसी भी जगह की, किसी भी हैबिटेट की जो एबायोटिक कंडीशंस हैं वो टाइम के साथ कभी भी जो है बदल सकती हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो उस जगह पे रह रहे हैं ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, जैसे अभी कोरोना एकदम से आ गया तो इस कंडीशन में हमने क्या क्या किया, उसी तरह से अगर कोई भी, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, टेम्परेचर एकदम से बहुत एक्सीड कर गया, जितना टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर किसी जगह पे हो गया तो क्या करेंगे। ठीक, इन कंडीशंस को कैसे टैकल करेंगे, यही है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। देखिए चलिए, बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organism after all। देखिए, ये कह रहे हैं कि इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, पहला वाला क्वेश्चन कौन सा है कि हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन, की ऐसी अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो रह रहा है उस कंडीशन से कैसे लड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, हमें ये पूछना ज़रूरी है कि इतना हाईली वेरिएबल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, हमारी जो बाहरी जो स्थितियां रहेंगी, जो हमारा एनवायरनमेंट इतना चेंज होगा, वो क्यों ऑर्गेनिज्म को परेशान कर सकता है, कैसे ऑर्गेनिज्म इससे परेशान हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑर्गेनिज्म उसमें रह नहीं पाएगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो क्या ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर को सह नहीं पाएगा। ठीक, क्यों उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ये बाहरी एनवायरनमेंट जो है इतना परेशान करेगा ऑर्गेनिज्म को कि उसको वो कंडीशन स्ट्रेसफुल लगने लगेगी और वो नए नए तरीके ढूंढेगा उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकलने के लिए, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन ये बन गया कि भाई क्यों ये एक बाहरी एनवायरनमेंट इतना क्यों हमें परेशान करेगा। देखिए, one would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permits all the biochemical reactions and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species। ठीक है, अब क्या पूछा था क्वेश्चन ने कि इतना हाईली वेरिएबल जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को बॉदर करेगा, परेशान करेगा। तो इसका क्वेश्चन को कोई हम लोग इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स से बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे रह रही हैं। ठीक, और इन स्पीसीज ने अपने अंदर जो है ऐसा कांस्टेंट जो एनवायरनमेंट बना दिया है, ऐसा एनवायरनमेंट इवॉल्व कर चुकी हैं ये स्पीसीज अपने अंदर, इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है एक तरह से कांस्टेंट हो गया है, इस तरह से इवॉल्व हो गया है कि उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, उनकी बॉडी के अंदर के फंक्शन चलेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। अगर वो उनका जो इंटरनल जो टेम्परेचर है या इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतने सालों से जो स्पीसीज रह रही हैं, इतने सालों के दौरान उन्होंने अपने अंदर एक इवोल्यूशन कर दिया है कि अपने इंटरनल को एक कांस्टेंट सा कर दिया है, जिस कांस्टेंट इंटरनल अपनी बॉडी के अंदर जो एक स्थिर हो गई है उनके अंदर चीज़ कि इसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, इसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे, बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं इसी टेम्परेचर के अंदर होंगे, इसी पीएच के अंदर होंगे। यही जो है वो चाहिए इस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और इसी पर्टिकुलर कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा और इसीलिए अपनी ओवरऑल फिटनेस को बढ़ा पाएगा।
फिटनेस मेनली रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर एक ऑर्गेनिज्म फिट है तो वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा और अपनी आगे आने वाली स्पीसीज को बढ़ा पाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि क्यों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर वेरी करेगा तो ऑर्गेनिज्म को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ने कई सालों के दौरान अपने अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान अपने अंदर एक इस तरह का एनवायरनमेंट बना दिया है कि उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अगर वो एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलता है तो वो अच्छे से फिट नहीं रहेगा, अपनी फिटनेस शो नहीं कर पाएगा। देखिए, this constancy, for example, could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of body fluids। अब हमने कहा ना कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इंटरनल, अपनी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट चीज़ों को बना देगा, कांस्टेंट तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। जैसे कि ऑप्टिमल टेम्परेचर, ये जो कॉन्स्टेंसी है ये किस किस फॉर्म में हो सकती है? क्या चीज़ कांस्टेंट हो सकता है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ तो ह्यूमंस के अंदर, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस से कम अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जाता है तो हमारे एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तब भी हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इतने सालों के दौरान हमारी बॉडी में फिक्स हो चुका है कि जो भी बायोकेमिकल फंक्शंस होने हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होने हैं, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही होंगे। ठीक समझ गए आप? तो ये टेम्परेचर और कुछ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं जो कि हमारी बॉडी में कांस्टेंट होती हैं। ऑस्मोटिक जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करना, और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स होता है। उससे ज़्यादा और कम हो जाए तो ह्यूमन जो है या कोई भी एनिमल जो है उसके लिए वो खतरनाक होता है। इसीलिए बाहरी टेम्परेचर अगर बदलता है और उस बाहरी टेम्परेचर के साथ या बाहरी कोई भी कंडीशन अगर बदलती है, अगर उस कंडीशन के साथ हमारी भी कंडीशन, हमारी बॉडी के अंदर की कंडीशन भी बदल रही है तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है, चिंता का विषय होता है। समझ गए कि क्यों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें इफेक्ट कर सकते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि फिर एनिमल ऐसा क्या करेंगे कि वो सरवाइव कर पाएंगे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है किसी ऑर्गेनिज्म का तो वो क्या करेगा? आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म should try to maintain the constancy of its internal environment despite varying external environmental conditions that tends to upset its homeostasis। देखिए ध्यान से सुनिए, अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करना, उसको कांस्टेंट रखना ही होम्योस्टेसिस होता है। देखिए, कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप यही आंसर करेंगे कि कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या रेगुलेशन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अपने अंदर का कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज है उसको कांस्टेंट बनाए रखना, उसी प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। और अगर टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, हम उसको 37 डिग्री सेल्सियस ही बनाए रखना चाहेंगे, चाहे बाहर कितनी भी कंडीशंस चेंज हो, वो कंडीशंस कितना ही हमारी होम्योस्टेसिस को अफेक्ट करने की कोशिश करें। ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव करना चाहता है तो वो हमेशा अपनी होम्योस्टेसिस को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब कैसे कैसे करेगा? Let us take an analogy to clarify this important concept। चलिए एक बात हम सीखते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, चलिए सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so even when it is scorchingly hot or freezingly cold outside। सपोज करिए कोई पर्सन है जो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर टेम्परेचर रहेगा तो बहुत अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर सकता है।
ठीक है। और वो पर्सन चाहता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है, एनवायरनमेंट का मेन टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नहीं, एनवायरनमेंट का मेन टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे, ठीक। अल्टीमेटली बॉडी का जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से नहीं लेना देना है, अभी बाहर के टेम्परेचर की बात हो रही है कि बाहर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसी टेम्परेचर पे जो है वो इंसान चाहता है कि वो काम करे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब वो चाहता है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखे, चाहे बाहर कितना भी गर्मी हो जाए, 25 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर 25 से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक। अब इंसान चाहता है कि बाहर पहले 25 डिग्री सेल्सियस था तो उसके अंदर जो बॉडी थी उसका सही से टेम्परेचर मेंटेन था, 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन था उसकी बॉडी के अंदर। पर जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा और हमें भी बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है तो हमें भी बहुत ठंडा लगना शुरू हो जाता है। तो ना तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, ना ही 50 डिग्री सेल्सियस पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। हम अच्छे से काम करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और यही एक पर्सन चाहता है कि वो इसी को मेंटेन रखे। तो अब क्या करेगा वो, देखिए, इट कुड बी अचीव्ड। अब चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, वो चाहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही वो काम करता रहे। It could be achieved at home, in the car, while traveling, and at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winters. देखिए, अब बहुत गर्मी हो जाती है तो हम अपने ऑफिस में, कार में, घर में गर्मियों के टाइम पे एयर कंडीशनर लगा लेते हैं और सर्दियों के टाइम पे हीटर लगा लेते हैं और बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी अल्टीमेटली मेंटेन हो जाता है। और then his or her performance would be always maximal regardless of the weather around him or her. तो जो भी पर्सन है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करना चाहता है, चाहे कितना ठंडा है चाहे कितना गर्म है, गर्मियों में वो एसी का यूज़ कर रहा है, सर्दियों में वो हीटर का यूज़ कर रहा है, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री वो मेंटेन कर रहा है और उसकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर भी ईजिली 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और वो बिना किसी एफर्ट के अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकेगा। Here the person's homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means. आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो उस व्यक्ति ने अपने अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट किया, उसने अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को रेगुलेट किया, इंटरनल भी रेगुलेट कर लिया, बाहरी भी रेगुलेट कर लिया, लेकिन कोई उसकी बॉडी ने उस पर फंक्शन नहीं किया, उसके शरीर ने उस चीज़ को रेगुलेट नहीं किया, बल्कि आर्टिफिशियली उस टेम्परेचर को रेगुलेट किया गया एयर कंडीशनर का यूज़ करके या फिर हीटर्स का यूज़ करके उस टेम्परेचर को रेगुलेट किया गया। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। फिर अब ये तो ठीक है, इंसान तो इंटेलिजेंट है, बहुत सारे काम कर सकता है। भेड़ को बोलो तुम, भेड़ शीप क्या अपने लिए एयर कंडीशनर ला सकती है? क्या गाय भैंस बकरी जो है वो एयर कंडीशनर ला सकती है, हीटर्स ला सकती है? हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन? लेट अस लुक एट वेरियस पॉसिबिलिटीज। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना एयर कंडीशनर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, हीटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? बाकी के एनिमल्स कैसे करेंगे? ये ध्यान से ये डायग्राम देखिए। रेगुलेटर्स वो हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को, अपनी इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट कर पा रहे हैं, चाहे फिर बाहर गर्मी हो गई या सर्दी हो गई, वो फिजियोलॉजिकली अपने आप बिना किसी आर्टिफिशियल मीन्स के, बिना किसी आर्टिफिशियल साधन के अपनी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख पाते हैं, चाहे बाहर कुछ भी चेंजेस हो, वो हो जाएंगे रेगुलेटर्स। ओके, कन्फर्मर्स क्या होंगे? कन्फर्मर्स अगर एक्सटर्नल लेवल में एक्सटर्नली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनली भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है।
एक्सटर्नली pH इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनली भी pH इंक्रीज हो रहा है। एक्सटर्नली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इंटरनली भी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो समझ के कन्फर्मर्स क्या होंगे, जिनमें क्या होगा, जैसा भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा कन्फर्मर्स के इंटरनल एनवायरनमेंट में वैसा ही होता है। कन्फर्मर्स अपना होम्योस्टैसिस परफॉर्म नहीं कर पाते, वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल बाकी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, वही रेगुलेटर्स कर पाते हैं। बात करते हैं अगर पार्शियल रेगुलेटर्स की, तो पार्शियल रेगुलेटर कुछ टाइम तक अपनी बॉडी को रेगुलेट कर पाते हैं और उसके बाद नहीं भी कर, कुछ टाइम तक वो रेगुलेट करेंगे और कुछ टाइम तक वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो ये हो गए रेगुलेटर्स जो अपना इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट कर पाएंगे चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। वो हो गए होम्योस्टैटिक ऑर्गेनिज्म, रेगुलेटर्स। कन्फर्मर्स जो हैं वो बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। पार्शियल रेगुलेटर्स कुछ टाइम तक जो हैं वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर पाते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करने लगती है जैसे कि बाहर का एनवायरनमेंट होता है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स, फिगर 13.3 ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटर्स की। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल, समटाइम बिहेवियरल आल्सो physiological means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration etc. कुछ एक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी के फंक्शंस के थ्रू या फिर बिहेवियर के थ्रू। मतलब बिहेवियर के थ्रू कैसे मेंटेन कर पाएंगे बेटा, वो गर्मी में ज़्यादा नहीं रहेंगे, जब बाहर ज़्यादा धूप है तो वो छाया में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बिहेवियर हो गया उनका। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी होम्योस्टैसिस को अपने फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शंस के थ्रू या अपने बिहेवियर के थ्रू कांस्टेंट रख पाते हैं। वो अपने ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को भी कांस्टेंट रख पाते हैं, अपने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑल द बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स and invertebrate species are indeed capable of such regulation। देखिए सारे के याद रखिएगा, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो भी होम्योथर्मस एनिमल्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, जितने भी होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं, ऑल द बर्ड्स एंड मैमल्स, और बहुत कम वर्टिब्रेट। आपको पता है ना वर्टिब्रेट कौन से हैं? कॉर्डेटा को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 सब फाइलम में, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स भी क्या हैं? वो हायर वर्टिब्रेट्स हैं। तो सारे बर्ड्स, सारे मैमल्स और कुछ एक लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ एक इनवर्टिब्रेट के स्पीसीज जो हैं इस तरह का थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर पाती हैं, होम्योस्टैसिस को शो कर पाती हैं। थर्मो रेगुलेशन मतलब अपनी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगी, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब अपनी ऑस्मोटिक बॉडी के अंदर कितना पानी आएगा, कितना पानी जाएगा, कितने मिनरल्स रहेंगे, क्या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उस चीज को रेगुलेट करना होता है ऑस्मो रेगुलेशन। Evolutionary biologists believe that success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in Sahara Desert। Evolutionary biologists जो कि evolution के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उनका मानना है, देखिए आज का जो भी टाइम चल रहा है इसको कहते हैं एज ऑफ मैमल्स, और हम क्या हैं? मैमल्स हैं। एनिमल्स जो बाकी के एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, बुफेलो, काउ, एलिफेंट, ऑल दीज आर मैमल्स। ओके, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा जो मैमल्स हैं, इतना अच्छे से सक्सेसफुली मैमल सर्वाइव कर रहे हैं, वो क्यों है? बिकॉज उनकी एबिलिटी है, उनमें क्षमता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं,
चाहे वो बहुत ही ठंडी में है जैसे कि अंटार्कटिका, या बहुत ही गर्मी में है जैसे कि सहारा डेजर्ट। हम ना सिर्फ आर्टिफिशियल मीन से, ना सिर्फ एसी का यूज करके, बल्कि फिजियोलॉजिकल मीन से भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू वंस दैट वी ह्यूमन यूज। ठीक है, तो मोस्टली जो भी मैमल्स जो हैं, हम भी क्या हैं, मैमल्स ही हैं, तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखने के लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए सारे के सारे मैमल्स वही मैकेनिज्म यूज करते हैं जैसा कि ह्यूमन यूज करते हैं। We maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। हमें एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस का। समर्स में क्या होता है, जब टेम्परेचर बाहर बहुत ही ज्यादा होता है, व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन अवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट प्रोफ्यूजली। बाहर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 45 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो उस दौरान जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारा टेम्परेचर कम है, हमारी बॉडी के अंदर कम है, तो हमें पसीना आता है, और पसीने से क्या होता है, द रिजल्टिंग इवापोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। देखिए, जब हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है तो इवापोरेशन होती है, और उसकी वजह से इवापोरेटिव कूलिंग, हमें ठंडा ठंडा सा लगता है, और ऐसा ही डेजर्ट में भी होता है। ठीक है, व्हाट हैपन्स विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन। ठीक है, डेजर्ट कूलर्स जो होते हैं वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ठीक, कि इवापोरेशन होगी, समझ रहे, इवापोरेशन से जो है वो क्या होता है। डेजर्ट कूलर आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ बताइएगा, डेजर्ट कूलर पता है कि नहीं पता है? ये एक डिवाइस है जो हवा को ठंडा करता है भाई। ठीक है, बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। समझ रहे हैं कि नहीं? कूलर आपने देखा है कि नहीं देखा है? कूलर में पानी ही तो डाला जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और उससे हमें ठंडी ठंडी मिलती है। तो जैसा कि डेजर्ट कूलर में होता है, कूलर जैसे उनमें पानी डाल के वो इवापोरेट होता है तो ठंडक मिलती है, उसी तरह से भी पसीना निकल के हमें ठंडक मिलती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, बल्कि आराम से कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक, विंटर में हम कैसे मेंटेन करेंगे? इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर एनवायरमेंट में टेम्परेचर बहुत कम है, तो हमारी बॉडी भी ठंडी होने लगती है। तो उस दौरान वी स्टार्ट टू शिवर, हमें कंपन होने लगता है, कंपन होने लगता है ना शरीर में, तो वो एक तरह की एक्सरसाइज होती है। उस एक्सरसाइज की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, जब आर्टिफिशियल मीन्स से हम सही से काम नहीं कर पाते हैं ना, 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम सही से काम करेंगे, और एसी से, हीटर से उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी इंसान के घर पे एसी नहीं है, हीटर नहीं है, तो वो बेचारा थक जाएगा, पसीना निकलेगा, और बहुत सारा, अगर ठंडी का टाइम है तो वो बहुत कंपन होने लगेगा, तो वो थक जाएगा और उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और उस काम को वो रोक देगा। अगर वही हमारे पास आर्टिफिशियल मीन्स भी है, हालांकि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थकान हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या हो गया फिर, कैसे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं? गर्मियों में पसीना आता है तो ठंडक मिलती है, सर्दियों में हम शिवर करते हैं, कंपन होता है, तो जो एक तरह की एक्सरसाइज है और हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है और बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देता है। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। वहीं बात करें अगर हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स में हमें कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिखाई पड़ता जिससे कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। याद रखिएगा, प्लांट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाएंगे। चलिए, ये हो गए रेगुलेटर्स जो रेगुलेट करते हैं। ठीक,
अब बात करते हैं कन्फर्मर्स, लेकिन प्लांट्स में अडेप्टेशन होंगी, उन अडेप्टेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनली उनमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अडेप्टेड होते हैं, उन अडेप्टेशन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक। तो रेगुलेटर्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट कर पाते हैं। चलिए, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99% अबाउट, है ना, of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. आप जानते हैं कि सिर्फ 1% एनिमल्स ही अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। 99% एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और सारे के सारे प्लांट्स ही अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। Their body temperature changes with the ambient temperature. बाहर जो भी टेम्परेचर होगा उन ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर भी उसी तरह से चेंज होगा। In aquatic animals, the osmotic concentration of body fluids changes with that of ambient air, water osmotic concentration. देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो एक्वेटिक एनिमल में जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होगा बॉडी फ्लूइड्स का, ठीक, वो चेंज होगा हवा, बाहरी हवा के साथ, और वाटर में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके साथ। ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक, और यहाँ पे आपकी कोई मछली तैर रही है, ठीक है, ये आपकी मछली है। तो हवा का जो कॉन्सेंट्रेशन है, हवा में जो आपके ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, और जो वाटर में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो चेंज होगा। द बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, हवा में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, आई एम सॉरी, बॉडी फ्लूइड, इस फिश के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं इसका जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो एयर के साथ और वाटर में क्या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। हवा ज़्यादा चल रही है ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ज़्यादातर सूखी हवा है, हवा ज़्यादा चल रही है तो मछली के बॉडी के से पानी बाहर निकलेगा, ठीक। अगर मछली जो है फ्रेश वाटर फिश है तो और बाहर का पानी, यहाँ पे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है, यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में लिखाऊंगी, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये वाटर को लूज कर देगी और मर जाएगी, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड चेंज होते हैं एयर के अकॉर्डिंग, और वाटर में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके अकॉर्डिंग। मतलब वाटर में जिस तरह से रहेगा उसी तरह से मछली में रहेगा, और मछली काम नहीं कर पाएगी उस ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में और मर जाएगी। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाते हैं, जिनका इंटरनल जो कंडीशंस हैं वो एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपली कन्फर्मर्स कहा जाता है। रेगुलेटर्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। कन्फर्मर्स जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं रख सकते, और एनवायरनमेंट में जो कंडीशन होगी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कन्फर्मर्स का बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो सकते हैं। Considering the benefits of a constant internal environment to the organisms, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators. अब हमें ये समझ आ गया कि भाई रेगुलेशन का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कांस्टेंट अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कर पा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फिर क्यों ये कन्फर्मर्स जो हैं ये रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन गए, क्यों ये कन्फर्मर्स इवॉल्व नहीं हुए और रेगुलेटर्स बन गए, ठीक। चलिए, तो इस बात के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज अबव। हमने कुछ टाइम पहले जो है वो एक एग्जाम्पल पढ़ा था ह्यूमंस को लेके, मच एज द लाइक हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर्स, ठीक है। ये बात वैसे ही है कि एयर कंडीशनर के बारे में तो हमने पढ़ा था कि हाँ, बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे हैं जो कि अपना काम जो है करते रहेंगे, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उनके पास एयर कंडीशनर रहेगा, ठीक। तो वैसा ही कुछ एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को आराम से रेगुलेट कर पाएंगे। लेकिन क्या सारे ह्यूमंस जो हैं वो एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं?
उसी तरह से सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कन्फर्मर से रेगुलेटर बनना अफोर्ड नहीं करते हैं। कैसे? चलिए आइए जानते हैं कैसे हैं और क्यों हैं। देखिए, बहुत सारे जो ह्यूमंस होंगे वो एयर कंडीशनर अफोर्ड नहीं करते। मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्व्स टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ्स। क्या हो गया? देखिए, अगर कोई पर्सन है 25 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से काम कर पा रहा है, लेकिन बहुत गर्मी का टाइम आ गया, उसके पास एयर कंडीशनर नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा? पसीना बहाएगा और अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से ना देके थोड़ा कम परफॉर्म करेगा और थक हार जाएगा। ऐसा ही होगा ना। अगर एयर कंडीशनर होगा तो तब वो उसको पसीना नहीं आएगा, तब वो अपना काम करता रहेगा। ठीक। थर्मो रेगुलेशन जो है इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो उस पर्सन ने पसीना निकाल दिया, थोड़ा सा एनर्जी जो थी उसकी चली गई और उसने अपना काम बहुत अच्छे से, ना सही पर कुछ तो काम कर लिया। और ये टेम्परेचर को मेंटेन करना जो होता है, थर्मो रेगुलेशन जो होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत महंगा होता है। महंगा ये नहीं मतलब कि उनको पैसे देने हैं, इसका मतलब कि उन ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएंगे। ठीक। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स। ठीक। हमिंग बर्ड्स बर्ड है, लेकिन फिर भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो है उनको रेगुलेट करने में बहुत मुश्किल होती है। क्या होता है? एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। श्रूज एंड हमिंग बर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। किसके लिए? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। मत भूलिएगा, हीट लॉस और हीट गेन क्या है? सरफेस एरिया का काम है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा या कम होगा? बताइए बताइए। ज्यादा होगा हीट लॉस। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। हीट लॉस और हीट गेन जो है वो सरफेस एरिया का काम है। देखिए, स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। देखिए, मतलब क्या मैम? स्मॉल एनिमल्स हैं तो सरफेस एरिया बड़ा कैसे हो गया? ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी का वॉल्यूम इतना नहीं होता है। ठीक है, वॉल्यूम समझते हैं ना आप? उनकी बॉडी का वॉल्यूम इतना नहीं होता है जितना बड़ा उनका सरफेस एरिया होता है। ठीक। तो लार्जर द सरफेस एरिया, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, देन दे हैव टू एक्सपैंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है बड़ा होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए उनका जो सरफेस एरिया बड़ा है, वॉल्यूम कम है। तो अगर बाहर ठंडा होता है तो उनके शरीर से हीट जो है बहुत जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है। ठीक, बाहर हीट कम है। ठीक है, तो जो स्मॉल एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी से हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी, उनकी बॉडी से भी हीट बाहर निकल जाएगी और उनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। बाहर ठंडा है, स्मॉल एनिमल्स का लार्जर है सरफेस एरिया, उनकी बॉडी से भी हीट बाहर निकल गई और उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई। अब अगर उनको अपना बॉडी हीट को जनरेट करना है अपने मेटाबॉलिज्म के थ्रू, अपनी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके थ्रू, तो इन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये अपनी बॉडी हीट को जनरेट कर पाएंगे। दिस इज द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भी आपके पोलर रीजन है, ठंडे इलाके हैं, वहां पे आपको छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं वो नजर नहीं आते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स ही यूजुअली दिखाई देते हैं। क्योंकि ठंडे वाली जगह पे ऑर्गेनिज्म अगर छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया उसकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में बड़ा होगा और वो इजीली जो है हीट लूज कर देगा और वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहीं जो लार्जर एनिमल होगा उसका सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होता है और वो बाहर ठंड होने पे पूरी तरह से हीट लूज नहीं करता है जल्दी, और बाकी की भी कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जो लार्जर एनिमल्स को उस जगह पे सरवाइव करने में हेल्प करेंगी। समझ गए?
कि एक अमीर आदमी आ गया जिसने एयर कंडीशनर यूज कर लिया, और वैसे ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि कन्फर्मर से रेगुलेटर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी का यूज करना पड़ेगा कि वो उतना एनर्जी को जनरेट करते हुए खुद ही मर जाएंगे। तो ऐसे मरने से तो अच्छा है कि वो कन्फर्मर्स ही बने रहें। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन का जो भी पूरा पढ़ा गया है, ठीक है, जो कोर्स अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इवोल्यूशन के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो इवोल्यूशन में क्या ये जो भी बेनिफिट्स हैं और जो भी कीमत चुकानी पड़ती है इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखने की, उन सब चीज़ों में को ध्यान में रखा गया है इवोल्यूशन में। इस होम्योस्टैसिस वाले फंडे को कंसिडर करते हुए ही इवोल्यूशन में हर एक एनिमल के बारे में जानकारी दी गई है। वहां पे बताया गया है कि किस तरह से जो है एनिमल, छोटा एनिमल है तो क्या क्यों इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसा रहेगा, कैसे वो अपना हीट जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इवोल्यूशन में भी ये सारी बातें बताई जाती हैं। Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. तो कुछ एक species ने क्या किया है कि अपनी बॉडी में रेगुलेशन लाई है। कुछ स्पीसीज ने इवोल्यूशन के दौरान खुद में ऐसी कंडीशंस को इवॉल्व किया कि वो भी अपने इंटरनल कंडीशंस को, इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहरी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हैं अपनी इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट कर पाए। लेकिन वो जो स्पीसीज हैं ऐसा कर पाती हैं, बट बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो ये काम कर पाएंगी, और उससे ज़्यादा अगर कंडीशन बढ़ती है तो वो फिर से कंफर्म करते हैं। मतलब सपोज करो कि कोई स्पीसीज है, वो पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे रहती थी, लेकिन अब 30 डिग्री सेल्सियस पे भी उसने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना सीख लिया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो अब स्पीसीज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगी, और अल्टीमेटली वो भी कन्फर्मर बन जाएगी, उसकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, फिर अगर ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस ऐसी ही बनी रही और ऐसे ही लोकलाइज्ड रही, उस जगह पे जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन कभी खत्म ही नहीं हुई और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक, अगर ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं वो लोकलाइज्ड होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हैं, ठीक है, या फिर किसी एक जैसे इस जगह पे हैं, या फिर हो सकता है किसी एक सीजन के दौरान ये स्ट्रेसफुल कंडीशन बन रही है, तो ऑर्गेनिज्म के पास दो और अल्टरनेटिव हैं। ऐसा नहीं है कि देखो अगर किसी जगह पे टेम्परेचर बढ़ गया है तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर रेगुलेट नहीं कर पा रहा है तो उसके पास दो और ऑप्शंस हैं कि क्या करेगा, या तो वो उस जगह से चला जाएगा या फिर अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को खत्म कर देगा। ठीक है, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को थोड़ी देर के लिए रोक लेगा, इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा इंडिविजुअल में। चलिए फिर जानते हैं कि क्या होगा माइग्रेशन में। ठीक, क्या ऑप्शन आ गया, the organism can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when the stressful period is over। तो ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम के लिए उस स्ट्रेसफुल हैबिटेट से दूर चला जाएगा, अच्छी सी जगह पे जहाँ पे वो अच्छे से रह सके, और जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस खत्म हो जाएंगी तो अपनी ही जगह पे वापस आ जाएगा। अगर हम अपनी की बात करेंगे, ह्यूमन एनालॉजी की बात करेंगे, तो देखिए कोई भी इंसान जो है दिल्ली से शिमला जाता है समर के टाइम पे, ठीक है, दिल्ली से लोग विंटर्स के टाइम पे इतना शिमला नहीं आते, हाँ बर्फ देखने जरूर आते हैं, लेकिन समर्स के टाइम पे लोग बहुत आते हैं गर्म जगह से हमारी ठंडी जगह को देखने के लिए। ठीक है, many animals, particularly birds during winter, undertake long distance migration to more hospitable areas।
तो बहुत सारे एनिमल्स, पर्टिकुलरली बर्ड्स जो होते हैं, वो बड़े दूर दूर तक जाते हैं अच्छी जगह पे। अगर उनके जहाँ वो रहते हैं अगर वहाँ पे कंडीशन स्ट्रेसफुल हो गई है तो एक ज़्यादा अच्छी जगह पे जहाँ पे उनके लिए कंडीशन हॉस्पिटेबल है, जहाँ पे वो अच्छे से खा पी सकते हैं, उस जगह चले जाते हैं। हर साल विंटर्स में, एवरी विंटर, द फेमस क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर, क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में राजस्थान में है, और वो वहाँ पे वो होस्ट करता है हर साल। वहाँ thousands ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स। ठीक है, क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर है राजस्थान में, भरतपुर में राजस्थान में है क्यूलाडो नेशनल पार्क। वहाँ पे हर साल नॉर्दर्न रीजन जो है, नॉर्थ में ठंड बहुत होती है ना, तो जब ज़्यादा ठंड हो जाती है और साइबेरिया से भी हर साल जो है बहुत ठंड वाले टाइम पे बर्ड्स आते हैं, और क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में है जो राजस्थान में, वहाँ पे रहते हैं। चलिए, अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है? एक तो माइग्रेशन कर लिया, दूसरा क्या आ गया? सस्पेंड होना। In bacteria, fungi and lower plants, various kinds of thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. These germinate on availability of suitable environment. अब हम बात करते हैं फंजाई की, बैक्टीरिया की और लोअर प्लांट्स की। लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गी है ना, ब्रायोफाइट्स, ठीक, मेनली एल्गी की बात लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इनमें जो है स्पोर्स बनते हैं। बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स जैसे बनते हैं, जाइगोस्पोर्स जैसे बन गया, फंजाई में हिप्नोस्पोर्स होता है, अकाइनीट होता है, अकाइनीट होता है AKINETE, ठीक है, अकाइनीट स्पोर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स जो हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर्स बना देते हैं। अब इतनी मोटी वॉल होगी तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाएगा स्पोर, और जब भी सुटेबल कंडीशन आएगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। हायर प्लांट्स में क्या होता है? सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पर्सल दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। देखिए, हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो सीड्स होते हैं, सीड्स को हम रख लेते हैं स्टोर करके जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है हम उस सीड को बोते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं और नई प्रजाति उगाती है। वैसे ही कुछ और भी प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, याद करिए, ट्यूबर्स, ऑफसेट्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, है ना, बल्बिल्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो स्ट्रेस कंडीशंस के टाइम पे अंदर, मिट्टी के अंदर ही रखते हैं प्लांट को, और जब अच्छी कंडीशंस आती हैं तो प्लांट बाहर को जर्मिनेट करता है। तो सीड और बाकी के कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं हायर प्लांट्स में जो स्ट्रेस कंडीशन के टाइम पे आराम से जो है सरवाइव कर पाते हैं, और जैसे ही स्ट्रेस कंडीशंस ओवर होती हैं तो वो सीड्स, वो प्लांट्स जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देते हैं। They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. अब अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड कैसे वो सरवाइव कर पाएगा? सीड अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, या जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देंगे और एक स्टेट में चले जाएंगे, डॉर्मेंट स्टेट में। ठीक है, बड डॉर्मेंसी होता है, सीड डॉर्मेंसी होता है, तो बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं होगी, एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं होगी तो स्ट्रेस कंडीशंस को टॉलरेट कर पाएंगे, और आफ्टर स्ट्रेस कंडीशंस जो हैं वो ओवर हो जाएंगी तो फिर दोबारा से जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक, in animals the organisms if unable to migrate might avoid the stress by escaping in the time. अगर कुछ एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेशन नहीं शो कर पा रहे हैं तो वो अपना टाइम पीरियड है उसी को गायब कर देंगे। मैम ये क्या बोल रहे हो? स्ट्रेस को अवॉइड करना है, टाइम को ही एस्केप कर देना है। मतलब देखिए, द familiar case of beards going into hibernation during winters
इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम। बियर्स जो हैं, भालू जो हैं, सर्दियों के टाइम पे हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं अंदर, बिल्कुल सो जाते हैं, कुछ नहीं उनको पता चलता, कोई नहीं खाना पीना, अपनी बॉडी के अंदर उन्होंने अपने एक्टिव पीरियड के टाइम पे जो भी जमा किया होगा वो मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से धीरे धीरे करके ही यूज होता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। और बियर्स जो है विंटर का टाइम हाइबरनेशन में गुजार देंगे, एस्केप कर देंगे। हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप। जो फ्रॉग है वो हाइबरनेशन भी शो कर सकता है, वो एस्टिवेशन भी शो कर सकता है। कुछ स्नेल्स और फिशेस जो हैं वो एस्टिवेट हो जाते हैं। एस्टिवेशन होता है समर्स को अवॉइड करने के लिए। समर स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम हीट एंड डेसिकेशन। क्या हो सकता है कि फिश में बहुत ज़्यादा अगर हीट हो रही है तो वो क्या करेंगी, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर वो रेगुलेट नहीं कर पाएंगी और उनकी डेथ हो सकती है। तो बहुत सारे स्नेल्स, बहुत सारे फिशेस जो हैं वो समर स्लीप में चले जाएंगे। हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप। समझ गए आप? और जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन बहुत ही छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे जू प्लैंक्टॉन की जो स्पीसीज होती हैं झीलों में और तालाबों में, वो एक डायापॉज वाली कंडीशन में चली जाती हैं, मतलब अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। जू प्लैंक्टॉन डायापॉज शो करते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट को रोक देते हैं और स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट को ही डायापॉज कहा जाता है। और जू प्लैंक्टॉन जो है डायापॉज वाली स्थिति में जाते हैं जब कंडीशंस अवेलेबल होंगी, अच्छी होंगी, उनकी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो वो फिर से अपना काम शुरू कर देंगे और फिर से डेवलप हो जाएंगे। थैंक यू।